अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर मतीन और आज कोई और टॉपिक हो नहीं सकता। जनरल बाजवा, कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट और चेंज ऑफ कमांड के ऊपर ही बात होगी। मेरा नहीं ख्याल है कि कम से कम मेरी ज़िंदगी में, मेरी जनरेशन में, हम ज़ियाउल हक की दौर में पैदा हुए और वो एक पाकिस्तान का याह्या ख़ान के बाद जो है सबसे स्याह दौर कहलाया गया। और उनके, क्योंकि भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी और बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हुए थे, लोगों को कोड़े मारे गए, जो है कैद में डाला गया। उससे पहले मेरी जनरेशन में तो हमने यूब खान का भी टेल एंड देखी, हमने याह्या खान का देखा, हमने मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया देखा और चौथा माशाल्लाह मुशर्रफ साहब का भी हमने देखा। उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ों के ऊपर एतराज़ात रहे थे, मगर जो डिस्क्रेडिट जनरल बाजवा का है, मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख़ में, 75 साल तारीख़ में किसी आर्मी चीफ़ के मतलब इतना गम गुस्सा पाया जाता हो या रिएक्शन आया हो। और आयरनी ये है कि ये तमाम गम गुस्सा ये एक सिविलियन दौर के अंदर आर्मी चीफ़ के ऊपर आ रहा है। और उन्होंने आज अपना एक तकरीर में ये फरमाया कि जी मैं जो है ना डगलस मैकार्थर, जनरल डगलस मैकार्थर को कोट करते हुए कि जो सोल्जर्स हैं, जो फ़ौजी हैं, वो रिटायर नहीं होते, वो गुमनाम हो जाते हैं, तो मैं भी गुमनाम हो जाऊंगा। एक तो पहली बात है कि मेरा ख्याल उनको, जनरल मैकार्थर का, वो कोई अपनी इल्म या अपने स्कॉलरली क्रीडेंशियल्स की वजह से कोई इतने मशहूर नहीं थे, मगर डगलस मैकार्थर जो थे उनको डिसमिस किया गया था, प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने किया था। और उस वजह किया था कि वो सिविलियन मैटर्स में बहुत ज़्यादा मुदाखल करने चाहते थे, बहुत एम्बिशियस हो गए थे और समझते थे कि मैं प्रेसिडेंट से भी ऊपर की चीज़ों में बहुत पॉपुलर हूँ, मैं हीरो हूँ, क्योंकि मैंने जापान की कैंपेन में या फ़िलीपींस की कैंपेन में बहुत बड़ा रोल अदा किया और वो एक लेजेंड थे। मगर इसीलिए उनको ये पॉइंट प्रूव करने के लिए डिसमिस किया गया था। तो ये कोई मिसाल वो नहीं थी। दूसरा, मैं नहीं समझता कि इनको ये इतनी आसानी से गुमनाम हो जाएंगे। इनके ख़िलाफ़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को, एक तो वैसे ही जज्बाती गुस्सा है, मगर दूसरा इनके ख़िलाफ़ जो पेंडिंग तफ्तीशें हैं वो काफ़ी चीज़ें हैं जिसके मतलब इनकी वजह से इदारे की बदनामी हुई है और सबसे ज़्यादा इदारे के अंदर से गुस्सा आया है। ये इनका डिस्क्रेडिट कह लें कि आज तक कभी एक्स सर्विसमैन के अंदर एक अनसेड, अनरिटन एक कोड था कि वो अपने इदारे के मतलब बात नहीं करते थे और वो क्रिटिसिज्म भी जो एक बड़ा इंटरनल रहता था, बल्कि हमें सिविलियंस को शिकायत रहती थी कि आप लोग जब तक तनकीद का हिस्सा नहीं बनेंगे, एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो सकता है, वो भी नहीं किया जाता था, खुल के बिल्कुल नहीं किया। अब ये सूरत हाल है कि आज जो है एक्स सर्विसमैन की सोसाइटी है, उनका एक सर्वे चल रहा है सोशल मीडिया पे और वो उसके उन्होंने ये पूछा हुआ है कि एक्स सर्विसमैन की एक सोसाइटी है, उसकी मेंबरशिप इनको देनी है या नहीं। तो 43,000 लोग वोट दे चुके हैं और आखिरी दफ़ा जब ये देखा तो 8-9% लोग कह रहे थे कि इनको देनी चाहिए। यानी 90% से ज़्यादा लोग ये हद तक के लिए भी तैयार नहीं है, उनकी अपनी कम्युनिटी, उनकी अपनी फ्रेटर्निटी उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो बाकी बाहर क्या हाल होगा, उसकी सूरत हाल ये है कि तमाम तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़, उनमें अगर कोई कॉमन चीज़ है तो वो इनके साथ गिले शिकवे और नाराज़गी है। पीपल्स पार्टी के ख़मीर में एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो नहीं जाती, जितनी मर्ज़ी जरदारी साहब मिलते जुलते रहें लोगों से। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की जो तकरीरें हैं उनको भी अपना गुस्सा नहीं अभी तक गया, शहबाज शरीफ साहब जितनी मर्ज़ी पपियाँ जफियाँ कर लें। और अब जो है पीटीआई में जो इस वक्त सोशल ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो जिस किस्म के हैशटैग चलाए जा रहे हैं, वो आज तक ना सोचे नहीं जा सकता था। और इस वक्त भी जो हम बातें कर रहे हैं, जो टीवी पे भी बातें की जा रही हैं, ये लावा था जो कि फटने के लिए तैयार था। और ये क्रेडिट आप दे सकते हैं कि ये इन्होंने ये जो बातें नहीं हो सकती थी, दी अनसेड वर्ड जो थे, इन्होंने उस लावे को एक्सपीडाइट किया कि वो बाहर आ सके। शायद ये कोर्स करेक्शन की बड़े सालों से ज़रूरत थी और मज़ीद कई साल लग जाते इस चीज़ के दुरुस्त होने में, क्योंकि ये आर्मी की ओवरचारी थी, हाउसिंग के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, बेकरी के अंदर, हर चीज़ के अंदर।
ख़ास तौर पे डीएचए में और कोर कमांडर की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। उससे वो एक तबका, दूसरा एक तबका बन गया था। मन्नू भाई मरहूम कहते थे कि नहर के उस पार एक दुनिया है, लाहौर के हवाले से नहर के इस पार एक और दुनिया है। सो डीएचएस की एक और दुनिया बन गई थी और डीएचए के बाहर की एक और दुनिया बन गई थी, और ज़रूरत थी कि इन चीज़ों से पीछे हटाया जाए। सर्विंग खास तौर पे कोर कमांडर्स को इनसे दूर किया जाए और ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को एक लगाम दी जाए। प्रॉब्लम ये था कि अगर बाहर से सिविलियन गवर्नमेंट ये ट्राई करती थी कि ये इनके रिफॉर्म्स की जाएँ, आईएसआई का रीडिफाइन रोल किया जाए, पॉलिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट है आईएसआई की उसको रीडिफाइन किया जाए, या एसपीआर को बताया जाए कि आपका क्या रोल है, आप मिलिट्री मैटर्स तक रहें, तो वो ये शक किया जाता था कि जनाब ये कट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं या इसके अंदर कोई साजिश है। तो क्योंकि ये बाहर की कबूल नहीं की जाती, तो बेहतर ये है कि सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जनरल आसिम मुनीर, उनके ऊपर बड़ी उम्मीदें, उनसे मैं सबसे ज़्यादा उम्मीद ये है कि वो इससे विड्रॉ करेंगे, वो खुद इनिशिएटिव लेंगे कि ये जस्टिस, सारी दुनिया उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि जस्टिस उनकी तरफ से आएंगे, ताकि ये ना लगे कि ये ज़बरदस्ती की जा रही है या ये सिविलियन सेटअप की तरफ से साजिश हो रही है। जो जब भी माजी में ये कोशिश की गई, फॉर एग्ज़ाम्पल आईएसआई का चीफ जो है टेक्निकली तो वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर होता है, मगर जब भी कोशिश की बेनज़ीर साहबा ने की तो वहीं से उनकी दरार पड़ गई। उसके बाद भी जब कोशिश की कि अपनी मर्ज़ी का लाएँ और उनके ताबे हो प्राइम मिनिस्टर के, तो उसको एक साजिश समझा गया और बुरा मनाया गया बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर को, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को इजाज़त नहीं थी कि इससे मिलने की। ये टोटली एक टफ के ऊपर एक कंट्रोल किया जा रहा था, मगर उससे मैं समझता हूँ कि आर्मी की तकरीम को बहुत नुकसान पहुँचा और उस इज़्ज़त को बहाल करना बड़ा ज़रूरी है। ज़बरदस्ती की इज़्ज़त नहीं करवाई जा सकती। ये जनरल बाजवा की पॉलिसीज़ का सबसे बड़ा सबक जो है मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने ज़बरदस्ती इज़्ज़त करवाने की कोशिश की और उसमें बड़ी रेड लाइंस क्रॉस की। उसमें इतनी रेड लाइंस क्रॉस की कि जो कि नहीं की गई थी। पहले जो जुल्म सितम होते थे मार्शल लॉज में बड़े होते रहे हैं, मगर उसमें माना नहीं जाता था, एक डिस्कशन थी, एक डिनाइल था, कहा जाता था कि हम नहीं हैं, तो एक शक का एलिमेंट रहता था। इन्होंने जो रेड लाइंस क्रॉस की उसमें बताया लोगों को, और उसके अंदर जो वाक़यात हुए हैं अंडर हिज वॉच, इनके दौरान हुए हैं कि लोगों को नंगा करके मारने की इल्ज़ामात हैं। उसके बाद मारने पीटने के, सहाफ़ियों पे ख़ुसूसी तौर पे बहुत ज़्यादा इनके करम रहे हैं, अगवा हुए, मारा गया। और फिर उसके बाद अरशद शरीफ का तो जो वाक़या है वो मेरा ख्याल है वो भूला नहीं जा सकता, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शक हैं, इल्ज़ामात हैं कि उनको भिगाने वालों में यहाँ पे काफ़ी लोग शामिल थे और इसकी तशवीश नहीं होने दे रहे थे। वो हम तशवीश करवाते रहेंगे। उसके अलावा जो जर्नलिज़म के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक इतना सख्ती रही है कि पैमरा के ज़रिए लोगों को नौकरी से हटा दिया गया, चैनल बंद करवा दिए गए, और यूँ फ़ोन जाता था आईएसपीआर के लोग ख़ास तौर पे वो इतनी बदतमीज़ी से। मैं शुक्र करता हूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मेरे साथ कभी किसी ने ये नहीं की, और मैंने भी हमेशा एक अपना कॉन्डक्ट रखा। इसी वजह से कभी मैं जीएचक्यू में वाहिद शायद जर्नलिस्ट मेन स्ट्रीम का होऊंगा जो कभी गया नहीं। मगर हमें पता था हमारे कुलीग्स के साथ एक मिड उसके लीडरशिप के अफसरान जिस बदतमीज़ी से पेश आते थे, और प्रोग्राम के दरमियान में फ़ोन आता था कि इसको बंद कर दिया जाए, इस गेस्ट को उठा दिया जाए, तो एक बहुत ज़्यादा ये ज़बरदस्ती से इज़्ज़त करवाने वाला सिलसिला था। ये रुकेगा। सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स जो है उम्मीदें लगा के जो बैठे हुए हैं कि इनके ऊपर जो है जनरल मुनीर, आसिम मुनीर, इसके ऊपर ये पहली बात कि ये ओवर रीच से विड्रॉ करेंगे, आईएसआई के पॉलिटिकल ऑफिस को रीडिफाइन करेंगे और आईएसपीआर को रिफॉर्म करेंगे, उनको उनके रोल तक महदूद हो जाएगा। मगर उसके अलावा मैं लास्ट ये बात कर दूं कि ये बड़ा ज़रूरी है, पाकिस्तान के जो मईशत के हालात हैं और जिस तरह के इस वक्त बिल्कुल हम डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं, उसमें ऑफ कोर्स इसका सबसे बड़ा तो टैक्स पेयर्स को देना पड़ रहा है। पर मैं समझता हूँ कि इसके अंदर अपना हिस्सा बटाने की ज़रूरत है हमारे फ़ौजी भाइयों को भी, और ये ज़रूरी नहीं है दुनिया भर में, शायद हमें मॉडल बदलने की ज़रूरत है कि कैसे इस बात पे सोच विचार करना चाहिए। और बड़ी उम्मीदें कि जनरल आसिम मुनीर इन जोन कमांड ये करेंगे कि थोड़े पैसे के अंदर ज़्यादा सिक्योरिटी कैसे ली जा सकते,
ज़रूरी नहीं है, कई दफ़ा रिसोर्स का ज़िया होता है और मॉडल आप अपनी सिक्योरिटी का चेंज करते हैं। जैसे कि इसराइल का मॉडल है, स्विट्ज़रलैंड का मॉडल है कि उनकी रेगुलर फ़ौज कम होती है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी सिक्योरिटी नहीं है। तो शायद बजाय इसके कि हम सोवियत यूनियन की तरह हम नुकसान हमारी इबादत को पड़े और वो क्योंकि इस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं कि शायद हमारा $2 बिलियन का फ़र्क होता था 50-60 साल तक इंडिया के साथ डिफेंस बजट का, अब वो जो है वो तकरीबन 40-50 बिलियन डॉलर का फ़र्क आ रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। सो इस मॉडल पे हम सस्टेन नहीं कर सकते। तो ज़रूरत है कि ये डिबेट्स की जाएं और ये इनिशिएटिव जो है ये आर्मी की तरफ से होना चाहिए। ये अगर सिविलियन लोग करेंगे तो उसको बुरा मनाया जाएगा और शायद वो नहीं कर सकते। उनके यहाँ भी कैपेसिटी के इश्यूज़ भी हैं, नीयत के इश्यूज़ भी हैं, पॉलिटिकल वाकई कई दफ़ा कंसिड्रेशंस भी आ जाती हैं। इसलिए इस डायलॉग के अंदर, इस रिफॉर्म्स के अंदर आर्मी को ख़ुद सजेस्ट करना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस को सजेस्ट करना चाहिए और इसको हमें बड़ी उम्मीद है कि जनरल आसिम मुनीर लीड करेंगे इस इनिशिएटिव को। तो इजाज़त दीजिए, इस टॉपिक पे बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।